Hey there, hop it Dingle. Welcome to one another video of playlist recording IMS. So in last lecture we have started with a very new topic and topic name was transaction. So today's lecture will also be in continuation to that only. Topic should be covered today. तो टॉपिक का नाम है हमारे सीरियलाइजेबल शेड्यूल. तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल समझने से पहले हम क्या करेंगे, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था. ठीक है, याद करो मैंने आपको दो तरह के शेड्यूल्स बताए थे. तो पहला कौन सा था हमारा सीरियल शेड्यूल और सेकंड था नॉन सीरियल. ठीक है, तो शेड्यूल 1 में हमने क्या देखा था कि वो कंसिस्टेंट आ रहा था. ठीक है, शेड्यूल 2 भी हमारा कंसिस्टेंट आ रहा था, ये दोनों सीरियल थे. और जो थर्ड था हमारा, जो कि कंकरेंट था और या फिर नॉन सीरियल कह सकते हैं, तो वो क्या था हमारा कंसिस्टेंट था. फोर्थ था हमारा नॉन सीरियल, लेकिन वो क्या था हमारा इनकंसिस्टेंट आया था. देखो ये इनकंसिस्टेंट आया था. तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट बना था कि जो भी सीरियल शेड्यूल्स होते हैं वो हमेशा ही कंसिस्टेंट होंगे. बट इफ वी टॉक अबाउट नॉन सीरियल शेड्यूल्स तो हमारे कंसिस्टेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. और उसके बाद हमने क्या देखा था, बट वी विल स्टिल एग्जीक्यूट कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन. ठीक है, मतलब ये देखो नॉन सीरियल शेड्यूल हमारे इनकंसिस्टेंट है, हो सकते हैं. ठीक है, इनकंसिस्टेंट होने के बाद भी मतलब की पॉसिबिलिटी है इनकंसिस्टेंट होने की, उसके बाद भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन. तो मैंने इसके आपको वो बताए थे रीजंस क्या हो सकता है. इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट इंक्रीज करने के लिए, फास्ट रिस्पॉन्स, तो ये सारे रीजंस हैं. ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था. अब उसकी कंटिन्यूशन में एक नया टॉपिक अराइज होता है जिसका नाम है सीरियलाइजेबल शेड्यूल. तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर. तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल इफ ए नॉन सीरियल शेड्यूल, ठीक है, या फिर कह लो concurrent शेड्यूल हैज बीन एग्जीक्यूटेड एंड इट कुड हैव सेम इफेक्ट ऑन द डेटाबेस सिमिलर टू एनी सीरियल शेड्यूल, देन इट इज कॉल्ड सीरियलाइजेबल शेड्यूल. तो क्या कहना चाह रहा है, जो कि हमारे नॉन सीरियल शेड्यूल्स होते हैं ना जितने भी, जैसे कि कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो गया जैसे, तो अगर इसका सेम इफेक्ट हो बिल्कुल सीरियल शेड्यूल के जैसा, तो हम क्या कहेंगे वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल है. ठीक है, ए शेड्यूल इज अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल. ठीक है, और इसमें हम दो देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और एक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. ठीक है, तो नोट देखो यहाँ पे, सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये हमने कल प्रूव करा था. ठीक है, जो भी सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स होते हैं वो हमेशा ही कंसिस्टेंट होते हैं. और जो हमारे नॉन सीरियलाइजेबल होते हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्करेंट होते हैं, वो क्या होते हैं इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं. तो अब देखो यहाँ से समझो थोड़ा सा, तो जैसे हमारे सीरियल शेड्यूल हैं, ठीक है, और ये सारे हमारे कॉन्करेंट हैं ये वाले. तो कॉन्करेंट के अंदर कुछ हमारे सीरियल सीरियल जैसे होंगे. ठीक है, देखो ये हमारा सीरियल हो गया. ठीक है, और ये हो गए नॉन सीरियल. और जो इनके बीच में गैप है ना, एक और सर्कल बनेगा, वो क्या हो जाएंगे हमारे सीरियलाइजेबल शेड्यूल. और ये पोर्शन कौन सा है, देखो ये वाला, ये वो है जो हमारे कॉन्करेंट हो के भी सीरियलाइजेबल है. और सीरियलाइजेबल का मतलब अभी मैंने क्या बताया, पीछे देखो, विच हैव द सेम इफेक्ट ऑन द डेटाबेस सिमिलर टू एनी सीरियल शेड्यूल. ठीक है, तो हमारी सीरियल शेड्यूल तो ये है खाली, और ये हमारे कॉन्करेंट है यहाँ वाले, और इसमें से हाफ क्या होंगे सीरियल शेड्यूल जैसा बिहेव करेंगे. ठीक है, जो सीरियल शेड्यूल जैसा बिहेव करेंगे उसका नेम क्या है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल. और जो नहीं कर पाएंगे उसे हम कॉन्करेंट ही कहेंगे. ठीक है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, नॉन सीरियलाइजेबल. ये आपका सीरियलाइजेबल हो गया और ये नॉन सीरियलाइजेबल. देखो ये आपका सीरियलाइजेबल हो गया, और ये पूरा क्या है, कॉन्करेंट है. ठीक है, ये पूरा है क्या आपका कॉन्करेंट है. तो जितने भी कॉन्करेंट है उसमें से कुछ सीरियलाइजेबल होंगे और कुछ नॉन सीरियलाइजेबल होंगे. तो अब आगे देखते हैं. तो सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अब इसको देखते हैं. तो इसमें ना एक बेसिक एजम्पशन होता है कि ईच ट्रांजैक्शन प्रिजर्व्स डेटाबेस कंसिस्टेंसी. तो डेटाबेस में क्या होना चाहिए, प्रिजर्व होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, राइट. तो अब देखते हैं, थर्ड सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स प्रिजर्व्स डेटाबेस कंसिस्टेंसी. A possibly concurrent schedule is serializable if it is equivalent to a serial schedule. अभी देखा हमने, different forms of schedule equivalence give rise to the notations of conflict serializability and second is view serializability. अभी हम आगे इसकी बात करेंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होते हैं, इसको हम सीखेंगे तीन तरह के मेथड से. ठीक है, एक हो गया बेसिक मेथड, एक हो गया प्रीसेडेंस ग्राफ मेथड,
ये क्या है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे ही करके आना है आपको, ठीक है? प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड और एक थर्ड हो गया कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एनी सीरियल शेड्यूल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देखेंगे, ठीक है? और प्रेसिडेंस ग्राफ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड है एक और ये थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एनी सीरियल शेड्यूल। तो अगर आपको कोई भी भूलना भी हो ना टॉपिक, तो ये दोनों भूल जाना, ये मत भूल जाना गलती से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड। तो अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी होता क्या है। इफ ए शेड्यूल एस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए शेड्यूल एस डैश बाय a series of swaps of non-conflicting instructions, we say that S and S dash are conflict equivalent. तो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? जैसे हमारा एक शेड्यूल एस है, ठीक है? और वो क्या हमारा कॉन्करेंट शेड्यूल है। और अगर हम उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर दें किसी दूसरे शेड्यूल में जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा? सीरीज़ के होगा, ठीक है? मतलब सीरीज़ ऑफ स्वैप्स के बाद वो किसमें हो जाएगा कन्वर्ट? हमारे सीरियल शेड्यूल में। तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबिलिटी। मैं फिर से बता देता हूँ। देखो जैसे एक हमारे शेड्यूल एस है, ठीक है? हम उसको कन्वर्ट किसमें कर देंगे? एस डैश में कर देंगे, ठीक है? अगर वो हो जाए कन्वर्ट, ज़रूरी नहीं हम नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे क्या वो कन्वर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अगर वो कन्वर्ट हो पा रहा है एस से एस डैश में और कैसे होगा वो कन्वर्ट बाय सीरीज ऑफ स्वैप्स ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय सीरीज ऑफ स्वैप्स ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती है और कॉन्फ्लिक्टिंग कौन सी होती है। देन वी से दैट एस एंड एस डैश आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। आगे देखो वी से दैट ए शेड्यूल एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू ए सीरियल शेड्यूल। हम किसी भी शेड्यूल है इसको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तब कहेंगे अगर वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है किसी सीरियल शेड्यूल के, ठीक है? तो अब देखते हैं। अब सबसे पहला हमारा बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड में देखो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल अभी हमने देखा कोई जैसे एस नाम का शेड्यूल है, ठीक है? अगर हम उसे कन्वर्ट कर दें बाय सीरीज ऑफ स्वैप ऑफ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस से एस डैश में, और ऐसे यहाँ पे क्या हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल है, ठीक है? ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमें चेक करना है। और एस डैश में हम उससे देखेंगे क्या वो कन्वर्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा, और वो कन्वर्ट कैसे करेंगे हम बाय सीरीज ऑफ स्वैप, ठीक है? और एस डैश क्या है हमारा सीरियल शेड्यूल, यानी कि किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल को अगर हम स्वैप्स करके मतलब स्वैप करके जो कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिव स्वैप्स होने चाहिए, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग स्वैप्स, तो अगर वो कन्वर्ट हो जाए किसी सीरियल शेड्यूल में तो तब हम क्या कहेंगे वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। देन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस देखते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस की बात करें तो एक शेड्यूल मान लो एस, ठीक है? इन व्हिच देयर आर टू कॉन्सेक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आई आई एंड आई जे ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो दो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर, एक टी आई एंड टी जे रिस्पेक्टिवली। तो देखो जैसे दो इंस्ट्रक्शन है, एक आई और आई जे, और एक इसके लिए दो ट्रांजैक्शंस के लिए रिस्पेक्टिवली आई जे टी जे के लिए। तो अब हम देखेंगे तो सेम डेटा आइटम होना चाहिए। इसमें क्या है सेम डेटा आइटम, अगर हमारा सेम डेटा आइटम है तो अभी देख लो सीख लो ये, 2 डेटा आइटम्स होंगे हमारे, जैसे देखो यहाँ पे बी भी तो हो सकता है लेकिन अभी सेम डेटा आइटम की बात हो रही है। यानी कि जैसे अगर ए है ना तो ए की ही बात हो रही है। तो जैसे टी और टी जे है यहाँ पे, तो हमारी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कौन से होंगे? अगर हमारा रीड के बाद राइट आ जाए, ठीक है? या फिर राइट के बाद रीड ऑपरेशन हो जाए, या फिर राइट राइट। तो कैसे याद करोगे? अगर आपका एक भी राइट आ जाए ना, एक भी राइट ऑपरेशन, देखो यहाँ पे एक राइट है, या भी यहाँ पे एक राइट है और यहाँ पे 2 राइट है। तो यानी कि अगर इवन इफ अ सिंगल राइट ऑपरेशन occur in that two operations, then we will say it is conflict operation, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन एक ही बात है, ठीक है? और फिर क्या होगा उस केस में हम स्वैपिंग नहीं कर पाएँगे। अगर ऐसा होता है तो हम स्वैपिंग नहीं कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम सेम डेटा आइटम की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट डेटा आइटम की, और इसे हम क्या कहेंगे नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन में क्या होगा? देखो या तो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट डेटा आइटम होगा। अब देखो डिफरेंट डेटा आइटम अगर आपको पिछली स्लाइड में नहीं समझ आया था, तो देखो जैसे यहाँ पे रीड हो रहा है, ठीक है? रीड कर रहे हैं हम ए को, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम राइट कर रहे हैं बी को, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है? आपने रीड किसी और को किया और राइट किसी और को किया, तो कॉन्फ्लिक्ट किस बात का, है ना? तो इसलिए नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया, और रीड रीड में भी नहीं होगा। मैंने बताया ना अगर एक भी राइट ऑपरेशन आ जाए तब होता है। अब देखो जहाँ पे जैसे दोनों रीड है, तो इस केस में नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है।
मैं फिर से बता देता हूँ, रिवाइज़ करा देता हूँ जल्दी से। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हमारे क्या होते हैं, जैसे देखो इंस्ट्रक्शंस हो गई, ठीक है? और 2 ट्रांज़ैक्शन है। 2 ट्रांज़ैक्शंस के केस में क्या होगा, जैसे रीड के बाद राइट हो जाए या राइट के बाद रीड हो जाए या राइट के बाद राइट आ जाए। अगर हमारा एक भी राइट आ जाए ना, एक भी, ठीक है? यहाँ पे जैसे 2 आ गए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है? और उस केस के अंदर हम स्वैप नहीं कर सकते। और ये किस में होना चाहिए? सेम डेटा आइटम में होना चाहिए। अगर मैं आर ए के बाद यहाँ पे डब्ल्यू बी कर दूँ, ठीक है? या यहाँ बी कर दूँ, तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होगा ही नहीं। तो ऐसा हुआ ना, जैसे आपने रीड करी ए की वैल्यू, फिर आपने राइट करी बी की वैल्यू, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है? तो ये कैसा हुआ? आपका सेम डेटा आइटम होना चाहिए, ये कंडीशन है। और नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग में अगर रीड हो जाए तब भी वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, या फिर कोई दूसरा डेटा आइटम हो जाए, तब क्या होगा? अगर हमारा डिफरेंट डेटा आइटम हो जाए तो भी हमारा वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन है। अब देखते हैं स्वैपिंग इसमें पॉसिबल होती है। पिछले वाले केस में क्या था? स्वैपिंग पॉसिबल नहीं थी, बट इन दिस केस यू कैन स्वैप, राइट? बट इन प्रीवियस केस यू आर नॉट सपोज्ड टू स्वैप। अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ पे 2 ट्रांज़ैक्शंस हैं। अब ये कौन-सा है? कॉन्करेंट है। अब कॉन्करेंट मैंने कैसे बताया था? कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सीरियल है या फिर नॉन सीरियल है, ठीक है? तो देखो कैसे है नॉन सीरियल, ये आपका ट्रांज़ैक्शन 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है? स्टार्ट हुआ। अब इसकी खत्म होने से पहले कोई दूसरा ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट हो गया, तो सिंपली ये क्या हो गया? कॉन्करेंट हो गया, ठीक है? ये क्या है? कॉन्करेंट। और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? एस से एस डैश में। आपको चेक करना है, जैसे ये आपका एस शेड्यूल है, ठीक है? तो आपको एस डैश में करना है, और एस आपका क्या है? कॉन्करेंट है, ठीक है? कॉन्करेंट है, और एस डैश आपका सीरियल होना चाहिए। तो देखो, अगर आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है? आपको इसको इसमें करना है, सीरियल के अंदर। तो सीरियल में अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपको स्वैप्स करने पड़ेंगे। अभी हमने देखा, तो हमको एस से एस डैश में करना है ना, ये हमारा टारगेट है। और अभी हम चेक कर रहे हैं कि होएगा या नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो होगा, ठीक है? वी हैव टू चेक इट फर्स्ट, राइट? तो अब देखो, राइट, ये रीड, और देखो ये रीड है और ये राइट है, ठीक है? और उसके बाद ये रीड है, राइट है। तो हमें क्या करना है? इसको सीरियल बनाना है। तो सीरियल बनाने के 2 वेज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकते हैं इसमें। या तो T1, देखो एस डैश क्या हो सकता है? या तो T1 T2 हो जाए, ठीक है? या फिर आपका एस डैश हो सकता है T2 T1, T2 T1। तो T1 T2 के केस में क्या होगा? पहले आपके T1 के सारे हो जाएँ, ठीक है, ऑपरेशंस, उसके बाद T2 के सारे हो जाएँ, और T2 क्या होगा? पहले T2 के सारे ऑपरेशंस हो जाएँ, फिर T1 के हो जाएँ। तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे स्वैप कर दूँ, देखो ऐसे, देखो मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ और इसको यहाँ पे ले आऊँ, मतलब स्वैप कर दूँ, देखो ऐसे कर दूँ, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और इसको ये यहाँ चला जाएगा। तो हमको क्या देखना होता है? कॉन्फ्लिक्टिंग देखना होता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन तो नहीं है। तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होना चाहिए ना स्वैप करने के लिए। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? देखो इसकी और इसकी, ठीक है? ये हम स्वैप करेंगे, ठीक है? जब ये स्वैप हो जाएगा, तो क्या होगा? आप फिर ये सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। या तो T1 T2 हो जाए या फिर T2 T1 हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये दोनों स्वैप करना है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन देखेंगे। फिर देखो, सबसे पहली बात, मैंने क्या कहा था? सेम डेटा आइटम होना चाहिए। सेम डेटा आइटम है यहाँ पे? नहीं, देखो डिफरेंट डेटा आइटम है ना? यहाँ पे ए है, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे बी है। तो कोई स्वैप ही नहीं हो, मतलब स्वैप हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है? ए और बी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं, नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि डिफरेंट डेटा आइटम है। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें होते हैं सेम डेटा आइटम में। यहाँ पे ए पे काम हो रहा है, यहाँ पे बी पे काम हो रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? स्वैप कर दूँगा। तो स्वैपिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ पे क्या लिखोगे? स्वैपिंग पॉसिबल। स्वैपिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है? और कैसे स्वैप करोगे? तो ये देखो, इसको मैं कॉपी करता हूँ।
तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्वैप करेंगे। और अब देखो जब ये दोनों स्वैप हो जाएँगे तो कैसा आएगा? ठीक है? ये हम स्वैप कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, हमको ये दोनों स्वैप करने थे, ठीक है? तो अब ये देखो, ये आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है? ये आपका ऊपर आ गया, ठीक है? स्वैप कर रहे हैं ना? और ये आपका क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। 1 सेकंड, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है? अब दिख रहा है? तो अब देखो, हमने क्या किया? स्वैप कर दिया। कैसे किया? इसको ऊपर लाना था, इसको नीचे लाना था, क्योंकि हमारे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस थे, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ, तो हमने स्वैप कर दिया। तो देखो अब स्वैप करा हमने, तो देखो ये वाला पोर्शन ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, ठीक है? तो अब देखो, क्या ये सीरियल शेड्यूल में हमारा कन्वर्ट हो गया? जी, बिल्कुल हो गया, क्योंकि देखो T1 है, ठीक है? T1 स्टार्ट हुआ और सारे T1 के ऑपरेशन पहले खत्म हुए, ठीक है? उसके बाद T2 स्टार्ट हुआ, तो ये क्या हो गया? हमारा सीरियल शेड्यूल हो गया। तो ये हमारा एस होता है, जो कि नॉन सीरियल होता है, ठीक है? ये नॉन सीरियल होता है, हमने देखा था। और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एस डैश में। और एस डैश क्या होता है? आपका सीरियल में होता है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? विद पॉसिबल नंबर ऑफ स्वैप्स। तो यहाँ पे स्वैप करके हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल। सीरियलाइज़ेबल, ठीक है? अब दोबारा इसकी डेफिनिशन पढ़ते हैं, तब आपको थोड़ी फ़ील आएगी, ठीक है? तो देखो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल की डेफिनिशन क्या थी? If a schedule S can be transformed into a schedule S dash by series of swaps of non-conflicting instructions, we say that S and S dash are conflict equivalent. ठीक है, वो conflict equivalent हो गए. We say that a schedule S is conflict serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule. ठीक है, तो conflict equal हो गया ना अभी यहाँ पे. हाँ, तो देखो conflict equal हो गया था यहाँ पे, क्योंकि swap possible हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा? conflict serializable हो गया. ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब ये क्या काम करेगा? ये कॉन्करेंट होते हुए भी सीरियल जैसा काम करेगा। हम इसे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि इट इज़ गुड फॉर रनिंग दिस शेड्यूल। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये हमारा कॉन्करेंट शेड्यूल सीरियल में कन्वर्ट हो गया। अब एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा प्रीवियस एग्ज़ाम्पल। तो अब हमको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है सीरियल शेड्यूल में, ठीक है? या तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? एस डैश, तो पीछे ये भी दे लिखना पड़ेगा आपको ऑर्डर। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हुआ? T1 T2 में, ठीक है? हमारे किस में हो गया? T1 T2 एस डैश और यहाँ पे है T1 T2। ये हमारा क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो अब देखते हैं, इसको भी एस डैश में कन्वर्ट करना है, तो इसके भी 2 पॉसिबल नंबर ऑफ वेज़ बन सकते हैं। और वो क्या होंगे? मैंने आपको बताया था किसी भी जैसे अब 2 ट्रांज़ैक्शन है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज़ क्या बनेंगे सीरियल शेड्यूल के? वो क्या हो जाएँगे? 2 फैक्टोरियल, ठीक है? तो एक क्या हो जाएगा? T1 T2 और एक हो जाएगा T2 T1, T1 T2, ठीक है? एक हो जाएगा T2 T1। और अगर हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं अब सीरियल में, तो देखो क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। अब जैसे मैं T1 T2 की बात करूँ, तो T1 T2 के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे ऊपर आना पड़ेगा और इसे नीचे आना पड़ेगा, जैसे अभी हमने देखा पीछे, ठीक है? तो ये देखो, ये इसको नीचे आना पड़ेगा और इसको ऊपर, यानी कि स्वैप होएगा, इनके बीच में स्वैप होएगा, ठीक है? इसके और इसके बीच में स्वैप होएगा। तो अब देखो यहाँ पे रीड है, देखो सेम डेटा आइटम है, डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है। ठीक है? तो इनके बीच में हो सकता है और हमें चेक करना पड़ेगा। सिर्फ रीड-रीड के केस में क्या होता है? नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है। बाकी के केस में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ से, रीड ए से राइट है, तो ये लो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। राइट ए से राइट ए भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया।
ठीक है, तो ये लो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन, सो कांट बी स्वैप्ड, तो कांट बी स्वैप्ड, ठीक है, तो हम इसे स्वैप नहीं कर सकते। तो देखो T1 T2 में तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, T1 T2 के लिए क्या होता है, ये सारा पार्ट ऊपर आ जाए और ये नीचे आ जाएगा। बट अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं T2 T1 की, तो किसी एक सीरियल शेड्यूल में भी कन्वर्ट हो जाए ना ये, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा। तो इसमें तो नहीं हुआ। नाउ वी विल चेक फॉर एस डैश T2 T1, ये लो इसको हटाओ, T2 T1 के लिए देखते हैं। तो T2 T1 के केस में क्या होगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा। देखो T2 T1 है, तो यानी कि वो T2 वाली ट्रांजेक्शन के ऑपरेशंस हमारे पहले स्टार्ट होंगे। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो देखो इसको स्वैप करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे को T2 के ऑपरेशन को ऊपर पहुँचाना पड़ेगा ताकि वो सबसे पहले एग्ज़ीक्यूट होएँ। क्योंकि हमारे शेड्यूल्स कैसे रहते हैं, ये देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा और इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब देखो, अब हमको क्या चेक करना होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस तो नहीं है। तो देखो सेम डेटा आइटम है, तो पॉसिबिलिटी है कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। तो देखो रीड और रीड की बात करूँ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट रीड ए एंड राइट ए, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट ही हो गया तो क्या हो गया, इसमें भी ये नहीं हो पाया। तो अब देखो किसी भी सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। देखो हमारा एस स्वैप करने पे ना तो एस डैश T1 T2 में कन्वर्ट हो पाया, ना तो एस डैश T2 T1 में। तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा कॉन्करेंट है, ठीक है, कॉन्करेंट यानी कि नॉन सीरियल शेड्यूल, हमें इसे कन्वर्ट करना था एस डैश में, जो कि हमारा सीरियल शेड्यूल है। तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज थी, तो हर एक एन ट्रांजेक्शन के लिए टोटल कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल होते हैं, एन फैक्टोरियल, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। तो अब जैसे यहाँ पे 2 ट्रांज़ैक्शन है, तो कितने पॉसिबल होंगे, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स कि टोटल 2 ही पॉसिबल होंगे, राइट? तो देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा T1 T2, कि पहले T1 ट्रांज़ैक्शन खत्म होएगा, फिर T2 स्टार्ट होएगा, या फिर T2 पहले खत्म होगा, फिर T1 स्टार्ट होएगा। तो अब हमने क्या ट्राई किया, T1 T2 में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई किया। तो जब हमने T1 में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई किया, तो क्या होगा? पहले ये वाला सारा पोर्शन खत्म होएगा और इसको नीचे लाना पड़ेगा। तब क्या हुआ हमारा, तब हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कौन-सा आया? मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कौन-सा आया? एक तो देखो आपका आया कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन, लाइक कौन-कौन सा आया? रीड ए से राइट ए, रीड ए से राइट ए, और सेकंड है राइट ए से राइट ए। और ऐसे ही यहाँ पे कौन-सा आया? रीड ए से राइट ए। ये हम बात करें एस डैश T2 T1 में कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो ये नहीं हुआ क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कौन-सा आया? कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन आपका आया R1 ए से W2 ए। यहाँ पे 1-2 क्या बता रहे हैं? कौन-सा ट्रांज़ैक्शन है? ठीक है, ये लो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल। नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल। ठीक है, क्वेश्चन 2 का आंसर हमारा ये आया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा बेसिक मेथड। हमने इसमें क्या सीखा? तो हम कंक्लूड करते हैं थोड़ा-सा। हमने 3 मेथड देखे थे ना, इसका पता लगाने के लिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल है या नहीं है।
ठीक है? तो ये बेसिक मेथड में क्या देखा हमने, स्वैप्स देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? और अगर हुआ तो हम स्वैप्स नहीं कर सकते, और हमें स्वैप्स करके हमें सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड की। तो ये भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए बहुत ही यूज़फुल मेथड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और यही जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन मिले कहीं भी तो आपको इसी मेथड से ही करना है। वो बेसिक मेथड के समझाने के लिए, ठीक है? फ़ील देने के लिए कि क्या मतलब हो रहा है, ठीक है? स्वैप कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें लिंक करने के लिए था। बट प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड आपका एक्चुअल मेथड है, ईज़ी मेथड है, ठीक है? इसमें स्टेप्स होते हैं, तो डायरेक्टली हम देखेंगे अब। तो प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड, तो इसमें ग्राफ मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है? नाम में इस नाम से ही समझ आ रहा है। तो ग्राफ की अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो क्या होता है? इसमें वर्टेक्स होती हैं और एजेस होती हैं, ठीक है? वर्टेक्स एज। तो अब यहाँ पे वर्टेक्स हमारी क्या होंगी? जो हमारी वर्टेक्स होती हैं, वो होंगी सेट ऑफ ट्रांज़ैक्शन, और हम एज बनाएँगे। आप पूछेंगे कि एज कैसे बनाएँगे? तो एज उनका बनेगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है? जैसे टी आई से टी जे, अगर हमारा एज अकर हो रहा है ना, इफ एनी वन कंडीशन होल्ड, और वो कंडीशन क्या है? हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। जैसे रीड से राइट ए हो जाए, राइट ए से रीड हो जाए, या राइट से राइट हो जाए, वही रीड राइट रीड एंड राइट राइट। तो फिर उसमें क्या हो जाएगा? हमें एज ड्रॉ करेंगे। तो इसकी एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है? अब तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको। इतनी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, सीएनसी। तो सीएनसी क्या है यहाँ पे? साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अगर आपकी साइकिल आ जाए, ठीक है? अगर आपकी साइकिल आ जाए, तो क्या होएगा? आपका नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा। इसको याद करने के लिए कैसे याद रखोगे? सीएनसी, ठीक है? तो इफ प्रीसीडेंस ग्राफ कंटेन साइकिल, एनी वन साइकिल, देन शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अगर हमारे प्रीसीडेंस ग्राफ में साइकिल आ जाएगी, तो हमारा वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है? अभी हम चेक कर रहे थे ना कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का, कैसे चेक कर रहे थे? अभी हम स्वैप्स कर रहे थे, वो हमारा बेसिक मेथड था फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट हम प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक सीखी अभी, सीएनसी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर साइकिल एंड एनसी स्टैंड्स फॉर नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो ठीक है, अब मतलब इसके स्टेप्स देखते हैं सबसे पहले। तो अगर हमें चेक करना है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे, कंसीडर सम शेड्यूल ऑफ सेट ऑफ ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे? प्रीसीडेंस ग्राफ बनाएँगे। अ डायरेक्ट ग्राफ वेयर द वर्टिसेस आर द ट्रांज़ैक्शन नेम्स। तो वर्टिसेस हमारी क्या होंगी? जैसे 2 ट्रांज़ैक्शन है तो T1 T2, ठीक है? अब आगे देखो, वी ड्रा एन आर्क फ्रॉम T1 टू T2, इसको ना चेंज करना, Ti से Tj कर लो। 1 सेकंड, ठीक है? Ti, इसको कर लो Tj। If two transaction conflict and T and Ti access the data item on which the conflict arise earlier, तो हम क्या करेंगे? बेसिकली डायरेक्टली एक वो बना देंगे, आर्क बना देंगे, ठीक है? जैसे कॉन्फ्लिक्ट आ गया T1 से T2, तो हम क्या करेंगे? एक आर्क बना देंगे, Ti to Tj, if the two transaction conflict and Ti access the data item on which the conflict arise earlier, ठीक है? वी मे लेबल द आर्क बाय द आइटम दैट वाज एक्सेस, ठीक है? ये तो थियरी होगी, बट अभी फील बाकी है, ठीक है? अब वो देखो ऐसे है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे T1 से T2 की बात करूँ यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे साइकिल बन गई, तो साइकिल बन गई तो वो कौन-सा हमारी ट्रिक है? सीएनसी, यानी कि साइकिल नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। और अगर शेड्यूल में साइकिल नहीं है या फिर असाइक्लिक है, एसाइक्लिक, तो देखो यहाँ पे T1 T2, ठीक है? इसमें साइकिल नहीं है आपके इस ग्राफ में, ठीक है? क्योंकि आपकी आँख खाली ऐसे जा रही है, ठीक है? ये आपकी जो वर्टेक्स है, तो इससे एक ऐसे एज जा रहा है, तो ये साइकिल नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है? तो अब देखो एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे? आप सबसे पहले देखोगे कितने आपके ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 है, 1, 2, देखो 2 आ गया। कहीं 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यानी कि आपके 2 ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं।
एक T1 और एक T2। ठीक है, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। अब आप क्या करोगे, देखते चलो, जैसे यहाँ पे R1A है, तो याद करो मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी शेड्यूल की बिल्कुल स्टार्टिंग में। शेड्यूल इज अ टाइम ऑर्डर सीक्वेंस। टाइम ऑर्डर सीक्वेंस में ही ये आपको गिवन है। तो पहले आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, R1A। R1 स्टैंड्स फॉर कि आपका रीड ऑपरेशन हो रहा है। वन स्टैंड्स की दिस ऑपरेशन इज हैज बीन परफॉर्म्ड इन ट्रांजेक्शन वन और ए इज योर डेटा आइटम। ठीक है, इतना आप याद कर लो। तो अब देखो T1, तो T1 में हो रहा है क्या, हो रहा है रीड ऑपरेशन हो रहा है, तो RA लिख दो यहाँ पे। ये लो RA, दूसरे कलर से करते हैं। ये लो RA। ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखो W1 है, मतलब ऐसे कट नहीं कर रहा, तो मतलब थोड़ा सा देखने के लिए कि हाँ हमने इसको कर लिया। ये लो ऐसे अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब देखते हैं W1 है। तो W1 क्या है कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हो रहा है राइट ऑपरेशन ऑन ए। W है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, R2 है, यानी कि अब उसके बाद क्या हुआ, आपका 2 में हो रहा है, T2 में, ट्रांजेक्शन 2 में रीड ऑफ ए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, राइट ऑपरेशन हुआ 2 सेकंड ट्रांजेक्शन में ऑन डेटा आइटम ए, तो W है। ठीक है, कभी आपको ऐसे की बनो तो डर मत जाना, आप ऐसे खुद बना लेना। तो W ए, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, RB। ठीक है, फिर W1B, ये लो 1 में आएगा WB। उसके बाद ठीक है, ये दोनों हो गए। अब R2B, मतलब सेकंड ट्रांजेक्शन में रीड ऑन डेटा आइटम बी एंड इन सेकंड ट्रांजेक्शन राइट ऑन डेटा आइटम बी। ठीक है, तो ये आपका बन गया। और ये क्या आपका नॉन सीरियल शेड्यूल है, यानी कि कॉन्करेंट शेड्यूल है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। जब भी आपको ऐसे गिवन हो टाइम ऑर्डर सीक्वेंस में, देन यू हैव टू क्रिएट दिस चार्ट, राइट। तो अब देखो, अब हम क्या चेक करेंगे, वही कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन चेक करेंगे। अब मैं रीड ए की बात करूं, ठीक है, तो रीड ए, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस लिखूंगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कैसे, जैसे रीड है। हाँ, और एक और बात मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, होता है कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी सेम ट्रांजेक्शन में नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, TI TJ वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, अभी भी तो हम ऐसे चेक कर रहे थे, तो कभी ऐसे मत कर लेना, कभी गलती से कोई कर दे जल्दबाजी में कि रीड ए से राइट है, कभी भी नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या देखना है, दूसरी ट्रांजेक्शन में देखना है। ठीक है, मतलब एक ने रीड किया और दूसरे ने राइट किया। ठीक है, तो दूसरी मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, TI, J वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा रीड से राइट। राइट के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट है रीड से राइट। ठीक है, तो अब देखो, रीड है, रीड ए है यहाँ पे, तो RR में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा। और अब यहाँ पे देखो W है, RA से W है, होएगा ना यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। ये देखो यहाँ पे रीड ए से राइट है, ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट। तो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स लिखते चलो जल्दी से। R1A से क्या कॉन्फ्लिक्ट आया, W1A, W2A। ठीक है, अब देखो RA से, अब आगे तो हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि डेटा आइटम ए है और ये बी है। ठीक है, तो जब डेटा आइटम अलग हो तो होएगा ही नहीं कभी। अब हम बात करते हैं WA की, तो WA में क्या होगा, WA में आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, इसमें देखो रीड ऑफ ए के साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चला, डिफरेंट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल है। तो राइट और रीड का होता ही होता है, और राइट और राइट का भी होता है, बस रीड रीड का नहीं होता ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, W1A, W1A से क्या आ जाएगा, R1A, R2A। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन है ना, R2A। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, W1A से W2A, ए से W2A। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ तक हुआ है। ठीक है, आपको हर एक के लिए चेक करना है, रीड के लिए हो गया, राइट के लिए हो गया, या तो टिक कर लिया करो या फिर अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपको याद रहे।
ठीक है, अब देखते हैं रीड ए के लिए। अब रीड ए पे आ गए ना, टाइम ऑर्डर सीक्वेंस हम धीरे-धीरे आगे चल रहे हैं, तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे हम। बात करते हैं रीड ए की, तो रीड ए का किसी के साथ हो रहा है? देखो यहाँ पे देखो ना T1 में, जब T2 में हो तो T1 में देखो, T1 में हो तो T2 में देखो, तो आरए में देखो, कोई होगा ही नहीं क्योंकि डेटा आइटम ही अलग है, ठीक है? तो इसमें भी नहीं है। अब देखो डब्ल्यूए पे आ गए, तो डब्ल्यूए में देखो, नहीं डेटा आइटम अलग है, नहीं होगा। अब आगे देखो आरबी की बात करूँ, तो अब देखो डेटा आइटम बी वाली है यहाँ पे, तो रीड बी और रीड बी में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आगे आपका किसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा? रीड बी से राइट बी में। तो लिख दो इसको, R1 बी से W2 बी, ठीक है? W2 बी, ये लो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाला, राइट बी से, तो राइट बी से रीड बी भी होगा और राइट बी से राइट बी भी होगा। तो ये क्या आ जाएगा? राइट, ठीक है? ये दोनों हो गए आपके। W1 बी से W1 बी से R2 बी, ठीक है? और W1 बी से W2 बी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। देखो आगे तो होगा ही नहीं। मैं आरबी और डब्ल्यूबी की बात करूं तो देखो यहाँ पे हमें कभी ऊपर नहीं देखना, ये टाइम ऑर्डर सीक्वेंस है। अगर यहाँ तक हो गया तो हम आगे दिखेंगे, ठीक है? कोई कभी ऐसे देखने लग जाए कि रीड बी से राइट बी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, ऊपर नहीं देखना आपको। हमेशा कैसे देखोगे? टॉप टू बॉटम, बिकॉज इट इज टाइम ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है? अभी राइट जैसे रीड भी है तो नीचे देखोगे और वो भी अपोजिट वाले में, तो देखो आगे तो कोई डेटा आइटम है ही नहीं T1 में, क्योंकि T1 ट्रांजेक्शन ही कंप्लीट हो गई है, तो अब क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना? तो ये लो इन दोनों में कोई नहीं आया। तो देखो सबसे पहले हमारा कौन सा आया था? R1 ए, देखो टैली करते चलो, R1 ए से W2 ए, ठीक है? फिर हमारा राइट ए से रीड है, ये लो राइट ए से रीड है, उसके बाद राइट ए से राइट है, ठीक है? उसके बाद क्या आया? इनका तो था नहीं, आया कोई। उसके बाद क्या है? रीड बी से राइट बी, ठीक है? उसके बाद राइट बी से, देखो राइट बी से रीड बी, राइट बी से रीड बी और राइट बी से राइट बी, ठीक है? तो ये सारे ठीक हैं। तो अब देखो टोटल कितने कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हो गए? 3 4 5 6, ठीक है? आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल कितने कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हुए हैं, और सब्जेक्टिव एग्जाम में तो आपको एक एक लिखना पड़ेगा, ठीक है? सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस आपको मेंशन करने पड़ेंगे, कौन कौन से हुए हैं। तो अब क्या करोगे आप? अब आप आगे क्या करोगे? ठीक है, ये स्टेप्स हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? वही हमारा ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस कॉपी कर लिए यहाँ से, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस कॉपी करिए। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे, प्रेसिडेंस ग्राफ। तो कितनी वर्टेक्स आएंगी? 2 आएंगी ना, क्योंकि आपके 2 ट्रांज़ैक्शन हैं, एक T1 और एक टू T2। तो अब आप क्या करोगे? देखो, अब एक और चीज़, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट किस में हुआ है? ठीक है? ये देखो, 1 सेकंड बस। अब एक और चीज़ देखो यहाँ पे, ये कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हुआ है? रीड ए से राइट ए, और किस में हुआ है? 1 से 2 के बीच में हुआ है। तो T1 से T2, ठीक है? नेक्स्ट भी देखो T1 से T2 है, ये भी T1 से T2 है, T1 से T2, तो सारी हमारी कौन से? T1 से T2 हैं। तो T1 से T2 यानी कि आपकी एक ऐसे एज बनेगी, ठीक है? T1 से T2, देखो सारे T1 से T2 वाले ही हैं, तो कोई साइकिल तो बनी नहीं। तो अगर साइकिल बनने के लिए क्या होता? आपको T2 से T1 वाला भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चाहिए रहता, बट इस केस में नहीं है, ठीक है? तो नो साइकिल। मैंने आपको क्या बताया था देखने के लिए? जैसे ही ग्राफ बने आप क्या करोगे? CNC लिखना, ठीक है? तो साइकिल आए तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, साइकिल तो आई नहीं है, तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है ही नहीं है, फिर क्या हो जाएगा? ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा। जो आपका आंसर आएगा, आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट
सीरियलाइजेबल। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? T1 से T2। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑर्डर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें देखो कितनी ट्रांजेक्शन है, आपको 1 दिख रहा होगा और 2, ठीक है? 1, 2 दिख रहा है, ठीक है? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 1, 2 है। तो अब देखते हैं, अब मैं यहाँ से टेबल कॉपी कर लेता हूँ। सॉल्यूशन, और अब इसके ऑपरेशंस लिखेंगे। देखो इसके ऑपरेशंस कौन-कौन से हैं? पहला 1 के अंदर रीड ए हो रहा है, ठीक है? रीड ए। फिर R2 के अंदर, मतलब R2A, यानी कि सेकंड ट्रांज़ैक्शन के अंदर रीड ए हो रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या हो रहा है? 2 के अंदर ही WA, फिर नेक्स्ट 1 के अंदर WA, नेक्स्ट 1 के अंदर रीड ऑफ P, नेक्स्ट W के अंदर 1 के अंदर WB, 1 के अंदर WB, नेक्स्ट सेकंड के अंदर RB, सेकंड के अंदर RB, सेकंड के अंदर राइट B, ठीक है? तो ये हमने टेबल बना ली। अब हम क्या करेंगे, फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद रीड ए, देखो जैसे यहाँ पे किया था ना, हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे थे। एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे थे, तो बिल्कुल सेम करेंगे। अब हम लिखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस है हमारे। अब मैं बात करूँ रीड ए से, देखो यहाँ पे देखेंगे T1 से T2 में देखेंगे। जब हम T1 में तो T2 में देखेंगे, T2 में तो T1 में देखेंगे। तो रीड ए है, ठीक है? तो रीड ए है, तो रीड ए में तो नहीं होगा, आर ए नहीं होगा, लेकिन RAWA होगा, रीड राइट वाला, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, R1, R1A से W2A, ठीक है? नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अब नेक्स्ट इसके लिए देखेंगे, ठीक है? अब देखो और क्यों नहीं है? रीड में नहीं आया, रीड राइट में भी नहीं आया, लेकिन नीचे और कोई है हमारा कॉन्फ्लिक्ट? नहीं है, क्योंकि हमारा बी वेरिएबल आ गया, डेटा आइटम चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, रीड ए से, ठीक है? रीड ए से आर ए, तो आर ए में डब्ल्यू ए आ जाएगा एक, ठीक है? डब्ल्यू ए, देखो ये रीड ए राइट ए, और रीड ए के साथ रीड भी नहीं आएगा, क्योंकि सारे बी वाले डेटा आइटम है। सेकंड आ जाएगा, अब देखो ध्यान से, R2A से W1A, R2A से W1A, हमारा इसमें क्या आया, 2 से 1 आया। लेकिन हमारा इस केस में देखो, सारे क्या थे, 1 से 2 थे, ठीक है? देखो सारे T1 से T2 थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, T2 से T1 भी है, ठीक है? अगर देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता तो आप समझ जाते कि T1 से T2 भी है, T2 से T1 भी है, तो हमारे क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। लेकिन और ये क्या आ जाएगा हमारा, CNC, यानी कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। देखो आंसर आपका यही आ चुका है, बस इतनी सी बात से कि 1 से 2 आ गया और 2 से 1 आ गया। बट ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको सारे ऑपरेशंस करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन सारे बताने पड़ेंगे कौन से हैं। तो ये लो, इसके बाद तो और कोई है नहीं, तो रीड ए से राइट ए हो गया, हटा दो अब इसको। अब देखते हैं राइट ए वाला, तो राइट ए में देखो कौन सा आएगा, एक ही आ जाएगा, राइट ए से राइट ए। ये लो, राइट ए से राइट ए, यानी कि W2A से W1A, तो ये लो ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसकी, राइट ए की। तो राइट ए के बाद देखो यहाँ पे कोई बी वाला तो है नहीं, मतलब ए वाला तो है नहीं, सारे बी वाले हैं,
तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखते हैं बी की बात करते हैं, तो रीड बी से कौन सा आएगा, राइट बी आ जाएगा। तो फोर्थ का R1B से W2B, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं। अब मैं बात करूँ राइट बी की, तो रीड बी और राइट बी, ये लो ये आ गया और एक ये आ गया। तो W1B से R2B, ऐसे ही W1B से W2B। तो ये लो सारे हो गए आपके ऑपरेशंस। ठीक है, सारे कॉन्फ्लिक्ट वाले हमने देख लिए, कोई भी नहीं आया, मतलब ये सारे आए, ठीक है। इसके बाद कोई भी नहीं आया, और इसके बाद आ भी नहीं सकता क्योंकि ट्रांजेक्शन 1 हमारा खत्म हो गया। तो टोटल 6 आए, और अब देखते हैं। तो अब देखो हमारे कौन कौन से आए। ये पहला आया T1 से T2। पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लो। T1 से T2, ठीक है। T2 से T1, T2 से T1, T1 से T2, T1 से T2, ठीक है, और T1 से T2। तो कौन सा है, T1 से T2, T2 से T1, T2 से T1, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। तो ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ठीक है। ये आपका प्रेसिडेंस ग्राफ हो गया, प्रेसिडेंस ग्राफ। T1 से T2 और T2 से T1 दोनों आ रहे हैं। तो ये लो T1 से T2, ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइकिल बन रही है। हाँ बिल्कुल बन रही है, ये देखो साइकिल बन रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल बन रही है, तो क्या आ जाएगा, CNC। CNC, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट नॉन सीरियलाइजेबल। तो क्या आ जाएगा, नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। यानी कि हम इस कॉन्करेंट शेड्यूल को कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे किसमें, सीरियल शेड्यूल में, ठीक है। तो T1 से T2 साइकिल आ गई यहाँ पे, तो लिख दो साइकिल। साइकिल है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए ट्रिक तो है ही अपनी CNC वाली। अभी भूल भी जाओ तो CNC से याद कर लेना। साइकिल आ गई अगर साइकिल आ गई तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड। एक मैं आपको क्या करता हूँ, ट्राई करने के लिए भी दे देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ट्राई, ठीक है। कमेंट डाउन करना जो भी इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड। तो अब थोड़ी सी और फील लेने के लिए पिछले वाले लेक्चर में दोबारा चलते हैं। तो अब ध्यान से देखो, हमारा शेड्यूल 3 था, जो ये वाला शेड्यूल था 3 वाला। तो इसमें क्या हुआ था हमारा, ये वाला, देखो ये वाला पार्ट, मतलब ये शेड्यूल 3 क्या था हमारा, कंसिस्टेंट आया था, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब ये किस में है, सीरियल जैसा बिहेव कर रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा। अब देखो पता है क्यों हो रहा होगा ये, क्योंकि देखो रीड राइट, यहाँ पे रीड है राइट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, इसको और इसको स्वैप कर दिया, देखो इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो सीरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखो रीड राइट ऑपरेशन और ये भी रीड राइट ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आ रहा था, ठीक है। ये देखो ये डेटा आइटम ए है और यहाँ डेटा आइटम बी है, ठीक है। डेटा आइटम ए और बी है, तो इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो होता नहीं। तो ये स्वैप हो गया, डायरेक्टली स्वैप हो गया, तो आपका सीरियल में कन्वर्ट हो गया। तो शेड्यूल 3 हमारा क्या आ रहा था, कंसिस्टेंट आ रहा था, और ये सीरियल शेड्यूल जैसा बिहेव कर रहा था, बल्कि नॉन सीरियल शेड्यूल है। अब मैं बात करता हूँ 4 की, फोर्थ वाले की।
तो अगर अब मैं स्वैप करूँ इसको ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है? तो देखो, पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, T1 T2 में करने की कोशिश करता हूँ। T1 T2 में, यानी कि इसको ऊपर लेके जाऊँगा और इसको नीचे। तो अब देखो, रीड ए से राइट है, आ गया ना कॉन्फ्लिक्ट? इसलिए T1 T2 में तो हो नहीं पाया ये। अब मैं करता हूँ T2 T1 में कन्वर्ट। तो T2 T1 में यानी कि T2 पहले होगा और T1 बाद में होगा। तो इसको ऊपर, इसको नीचे। तो देखना इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा। कैसे? देखो रीड ए है, रीड ए और यहाँ पे देखो राइट ए है। तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना रीड ए राइट ए का। ठीक है? तो अब देखो, अब समझ आया होगा आपको। और अगर आप उस मेथड से भी करके देखना, इसको सीएनसी वाले से भी करके देखना, यानी कि जो अपना प्रीसिडेंस ग्राफ मेथड है, तो देखो 4 एग्ज़ाम्पल हैं, है ना? समझने को बहुत है ये, पूरा चैप्टर ट्रांज़ैक्शन समझने के लिए बहुत है ये, ठीक है? बस आपको समझ आना चाहिए, चाहे 4 मेथड सीख लो, अगर फ़ील नहीं ली तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है? बस यही बताना था मुझे। तो तभी हमारा 3 क्या था? स्वैप होने पे सीरियल शेड्यूल बन गया, तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है शेड्यूल में और 4th हमारा नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल है। तभी हम इस पे कभी वर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कभी कन्वर्ट ही नहीं हो सकता सीरियल शेड्यूल में, ठीक है? हमेशा क्या आ जाएगा? इनकंसिस्टेंट आएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया है, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरियलाइज़ेबिलिटी ऑर्डर या फिर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कह लो इसे, एक ही बात है। तो इसकी डेफिनिशन देखो क्या है? द शेड्यूल इज़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल है यानी कि हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियल जैसा बिहेव कर रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? असाइक्लिक प्रीसिडेंस ग्राफ, ठीक है? असाइकिल होता है ना, साइकिल नहीं बनती। जैसे इसमें देखा हमने साइकिल बन रही थी, ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल है। ये क्या है? इसमें साइकिल नहीं बन रही थी। तो ये क्या है? एसाइक्लिक है ना हमारा, एसाइक्लिक। और इसकी क्या ऑर्डर आया था हमारा? T1 T2 आया था ना? T1 T2, T1 T2। तो जैसे T1 T2 है ना, तो इसे ही हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग या सॉर्टिंग कह लो, ठीक है? या तो सीरियलाइज़ेबिलिटी ऑर्डर या फिर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो देखो डेफिनिशन, इफ अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल यानी कि असाइक्लिक प्रेसिडेंस ग्राफ, देन सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर इंडिकेट या फिर टेल्स दैट नॉन सीरियल शेड्यूल, ठीक है, कंकरेंट शेड्यूल इज इक्विवेलेंट टू व्हिच सीरियल शेड्यूल। तो वो अगर देखो जैसे वो सीरियल में कन्वर्ट हो गया, जैसे हम नॉन सीरियल शेड्यूल है हमारा, हम उसके लिए चेक कर रहे हैं सारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है? तो अगर वो कन्वर्ट हो गया सीरियल शेड्यूल में, ठीक है? तो उसमें साइकिल नहीं आएगी, मानते हो? तो अगर वो कन्वर्ट हुआ सीरियल में, तो कौन से सीरियल शेड्यूल में वो कन्वर्ट होगा? क्योंकि सीरियल शेड्यूल भी तो हमारे बहुत सारे होते हैं ना। जैसे अब n ट्रांज़ैक्शंस के लिए टोटल कितने सीरियल शेड्यूल बनते हैं? n फैक्टोरियल बनते हैं, मैंने आपको बताया। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? जैसे T1 T2 है इसका। अब ये कैसा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इसका पूरा एक मेथड होता है। तो यानी कि T1 पहले ट्रांज़ैक्शन खत्म होगा, फिर T2 होगा। करके भी देख लो चाहे। रीड है, राइट है। इसको स्वैप करूँगा तो हो जाएगा ना? हमने देखो वही वाला एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि ए यहाँ पे डेटा आइटम ए है, यहाँ पे बी है। ये लो स्वैप कर दिया मैंने, ये लो कर दिया। तो किसमें कन्वर्ट हुआ? पहले T1 सारा खत्म होगा, फिर T2 वाला खत्म होगा। तो ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो प्रोसेस देखते हैं कैसे करते हैं। हमें क्या करना होगा? ट्रैवर्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स व्हिच हैविंग इन डिग्री इक्वल टू 0। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि इन डिग्री क्या होता है? ठीक है, ये हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है ना इंजीनियरिंग में, तो ये उसमें आता है, इन डिग्री, ठीक है? ग्राफ थियरी होती है उसके अंदर, तो उसमें सिखाया जाता है इनकमिंग एज और उसकी इन डिग्री होती है, ठीक है? जो इनकमिंग एज होता है, उसे हम बोलते हैं इन डिग्री। तो अगर आपकी इन डिग्री 0 है, तो बाय सीइंग दिस व्हाट यू कैन से कि अब वहाँ पे इनकमिंग एज कोई है ही नहीं, कोई इनकमिंग एज नहीं है। देखते हैं अभी एग्ज़ाम्पल से करेंगे और अच्छे से समझोगे। देन डिलीट दैट वर्टेक्स, मतलब कुल मिला के क्या करना है, हमने सबकी इन डिग्री चेक निकालनी है, ठीक है? सबकी इन डिग्री निकाल ली, तो जिसकी सबसे कम इन डिग्री होगी ना उसको हम डिलीट कर देंगे। एंड दैट वर्टेक्स एंड ऑल कनेक्टिंग एज फ्रॉम दैट, उसके हम वर्टेक्स, उस वर्टेक्स को तो करेंगे डिलीट, ठीक है? साथ में उसके सारे एज भी कर देंगे एंड रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल कंप्लीट ग्राफ ऑल वर्टेक्स अंटिल कंप्लीट ग्राफ, यानी कि कंप्लीट ग्राफ ट्रैवर्स ना हो जाए, ठीक है? मतलब हर वर्टेक्स तक आना जाए। तो अब देखो बिल्कुल एग्जांपल देखते हैं। तो ये वाला कौन सा है हमारा? वही तो है ये T1 से T2, ये देखो ये वाला। तो यहाँ मैंने कैसे लिखा T1 T2? तो अब इसका पूरा मेथड है और एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर। तो इसकी इन डिग्री देखो क्या है?
तो मैं देखो इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, आप ना देख लेना थोड़ा-सा, ठीक है? तो अब देखो इसकी एंड डिग्री क्या है? ये तो आप क्या करो, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है? ये रहा, ये क्वेश्चंस नोट कर लो एक बार पॉज़ करके वीडियो, ठीक है? अब मैं इसी में चेंजेस करूँगा, डायरेक्ट करूँगा। तो जैसे इसकी एंड डिग्री क्या है? एंड डिग्री मतलब इनकमिंग एज, तो इसमें कोई इनकमिंग एज है? नहीं है। देखो T2 में कितना है इनकमिंग एज? 1 है ना? तो इसकी एंड डिग्री क्या होगी? 0 हो गई और इसकी 1 हो गई। तो जो भी कम वाला होगा ना, कम एंड डिग्री वाला, उसको हम डिलीट कर देंगे और उसको लिख देंगे पहले। तो ये लो T1 को लिख दिया हमने, ठीक है? T1 को लिख दिया। तो अब हम इसको डिलीट कर देंगे, ये लो, इसको भी डिलीट कर दिया और इसकी एज को भी डिलीट कर दिया, ठीक है? अब कौन-सा बचा? एक ही एज बच अभी एक ही वर्टेक्स बचा खाली T2, तो वो आ जाएगा T2, क्योंकि अब इसकी एंड डिग्री क्या होगी? 0 हो गई, ठीक है? इसकी एंड डिग्री क्या होगी? 0 हो गई। अब देखो इसकी इन डिग्री 0 यहाँ पे कैसे है? T1 की 0 हो गई, ठीक है? ये लो T1 की 0 है और यहाँ पे 1 है, तो जिसकी 0 होती जाएगी उसका लिखते जाओ। ये लो, अब क्या आ जाएगा? T1। ये तो एक काम करो, मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तो सेम ही एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है? कोई नहीं, मैं एरो की डायरेक्शन बदल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एरो की डायरेक्शन बदल रहा हूँ, अब करो। तो अब देखो इन डिग्री निकालो, तो T2 है, ठीक है? तो T2 की इन डिग्री क्या है? 0 है, क्योंकि कोई इनकमिंग एज है ही नहीं और यहाँ पे क्या 1 है। तो ये देखो, ये 0, 0 और ये 1, ठीक है? तो जिसकी 0 होती है हम उसको डिलीट कर देते हैं। ये लो डिलीट कर दिया, इसका एच भी डिलीट कर दिया और उसको लिख दो T2। अब देखो एक ही वर्टेक्स बचा और जब ये सब डिलीट हो गया है, ठीक है? तो इसकी अब क्या है इसकी डिग्री? अब इसकी भी 0 है, ठीक है? 1 से 0 हो गई और ऊपर भी 1 से 0 हो गई थी, तब T1 आ गया, ठीक है? ये हमने देख लिया 2 ट्रांज़ैक्शन के लिए। अब 3 ट्रांज़ैक्शन की बात करें तो हमारे पास 3 वर्टेक्स बनेगी, राइट? तो अब देखो इसमें डिग्री किसकी 0 है? देखो इसकी 0 है ना? इसकी 0 है, T2 पे आपके पास 1 आ रहा है और इसके 2 आ रहा है, ठीक है? तो अब 0 वाले को डिलीट कर दो, ये लो, इसको डिलीट कर दिया और इसकी एजेस भी डिलीट हो जाएँगी, ठीक है? इसकी एजेस डिलीट हो गई और इसको लिख दो, T1 आ गया, ठीक है? तो अब देखो ये सब डिलीट हो गया। अब आपके पास क्या बचा है? खाली T2 और T3, इसकी बात करो। अब मैं इसकी इन डिग्री की बात करूँ, तो ध्यान से देखना, इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है? और इसकी 1 हो जाएगी। इसकी 0 और इसकी 1, तो अब 0 किसकी हुई? T2 की, ठीक है? अब T2 की वर्टेक्स डिलीट कर दो और इसका एज भी डिलीट कर दो। अब देखो क्या डिलीट हो गया? ये सब डिलीट हो गया। कौन-सा बचा? खाली T3 बचा, ठीक है? T3 बचा और इसकी अब क्या है? 0 है। ये कितना ईज़ी है, बस इन डिग्री निकालो और ऑर्डर लिखते चलो। अब मैं बात करता हूँ इसकी, आई होप ये सेम ना हो, ठीक है? एरो का चेंज है। तो T1, अब मैं T1 की बात कर रहा हूँ, तो इसकी इन डिग्री क्या है? 0 है, ठीक है? लिख दो T1। अब इसको हटा दो, 1 सेकंड, थोड़ा ढंग से हटाएँगे। तो ये रही इन डिग्री 0, इसकी 2 और इसकी 1, ओके? तो अब देखो इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ये लो डिलीट कर दिया और ये लो, इसे भी डिलीट कर दिया। अब देखते हैं T2 का। तो T2 के केस में क्या है? अब यहाँ पे इन डिग्री 1 है, ठीक है? और यहाँ पे T3 की 0 है, तो T3 आ जाएगा, ठीक है? फिर बाद में T2 बचा, ये लो। फिर बाद में इसको भी डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट हो गया और इसकी 0 आ गई, ठीक है? तो आपको इन डिग्री से देखना है। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे इन डिग्री, तो अब आप ध्यान से सबकी इन डिग्री देखोगे, ये 0 आ गया, ठीक है? 0, अब यहाँ पे T4 की निकालो, T4 पे 2 एरो आ रहे हैं इनकमिंग, तो यहाँ पे इसकी 2 हो गई। T3 की निकालूँगा तो क्या आएगा? T3 पे ये जा रहा है, ये आ रहा है, तो इसकी 1 हो गई और T2 पे 2 एरो आ रहे हैं, ठीक है? तो पहले T0 आ जाएगा, ठीक है? T0 आ गया और इसको डिलीट कर दो, ये लो, इसके एजेस भी डिलीट करने हैं, ठीक है? अब देखो, अब ये 3 बचे हैं, ये 3, तो अब इनकी डिग्री निकालो। तो अगर मैं अभी भी देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे हो कि T2 पे अभी भी 2 एजेस हैं, ठीक है? बट T3 पे 0 हो जाएगा और हमारा T4 पे 1 आ जाएगा। तो ये लो T3 आ गया और अब इसको डिलीट कर दो, ठीक है? तो अब इसको डिलीट कर दिया तो अब क्या आ गया? T4 की डिग्री 0 और T2 की 1 अभी के लिए। फिर T4, अब इसको डिलीट कर दो, ये लो T4 डिलीट कर दिया। अब आपका एक ही वर्टेक्स बचा T2,
और यहाँ पे क्या हो जाएगी अब इन डिग्री, ये 0 हो जाएगी, ठीक है? तो T2 तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है? एक बार आपने मेथड सीख लिया, सही सीख लिया, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो T4 ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कह लो या फिर आप सीरियलाइज़ेबिलिटी ऑर्डर कह लो। और ये आपको लिख के आना होगा। जैसे अभी आपको याद हो, तो देखो अभी हमने क्वेश्चन में निकाला था, तो आपका डाउट आना चाहिए था ये। अगर आपका अंदर डाउट आया था कि T1, T2 हमने ये कैसे लिखा, तो बहुत अच्छी बात है, आप अटेंटिव होके सुनते हो, ठीक है? तो मैंने इसलिए आगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स करा दिए कि आपके देखो हर एक क्वेश्चन में अलग-अलग प्रीसीडेंस ग्राफ बनेंगे, ठीक है? तो आपको ऑर्डर लिखना होगा उनका। और आप ऑर्डर कैसे निकालोगे? वैसे ही टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से इन डिग्री निकालोगे, आप वर्टेक्स रिमूव करोगे, एजेस रिमूव करोगे, इन डिग्री 0 वाले की, उसके बाद आप ऑर्डर लिखते चलोगे। तो ठीक है, हमने सॉर्टिंग भी देख लिया, ओके, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड मेथड जो कि आता है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस। तो चलिए इसमें भी देखते हैं क्या है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस। तो अब कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल कौन से होते हैं? तो ध्यान से देखना, टू शेड्यूल्स आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट इफ ऑल conflicting operations in both the schedules must be executed in the same order। तो कुछ नहीं है, दो शेड्यूल्स हैं, ठीक है? वो आपके कौन से हैं? कॉन्करेंट हैं, तभी उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। हम उसी के लिए तो चेक कर रहे हैं अभी। अभी हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम क्या करेंगे, 2 शेड्यूल्स गिवन होंगे आपको, वो कब होंगे कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट? जब हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस होंगे वो सेम ऑर्डर में होंगे। मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर। देखो, और किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस की। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हमारे सेम ऑर्डर में परफॉर्म होने चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल। अब देखो, अ शेड्यूल इज सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू ए सीरियल शेड्यूल। तो याद करो, ये आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन सीखी होगी। जब मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाई थी ना किसकी? जब हम डेफिनेशन देख रहे थे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की, तो मैंने लाइन लिखवाई थी, ठीक है? तब आपको शायद ये समझ नहीं आया होगा। बट अब हम इसके भी डेप्थ में जाएँगे और इसकी भी फील लेंगे, राइट? तो अब देखो, शेड्यूल इज सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल। तो देखते हैं। तो अब आपको 2 शेड्यूल्स गिवन है, ओके? तो अब आप क्या करोगे? सॉल्यूशन। तो ये S1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? रीड 1x, सॉरी T1 T2, T1 T2 एंड सेम फॉर अनदर शेड्यूल, कॉपी, पेस्ट। ये आपका क्या हो जाएगा? ये देखो, ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया, ठीक है? अब आप क्या करोगे? टाइम ऑर्डर सीक्वेंस में देखोगे, जैसे R1x, W1x, R2y ऐसे। जैसे हम S1 के लिए लिखते हैं सबसे पहले, तो 1 के अंदर रीड ऑफ x हो रहा है, तो लो रीड ऑफ x 1 के अंदर लिख दो। आगे W ऑफ x हो रहा है 1 में, ठीक है? अब RY हो रहा है, ठीक है? आगे क्या हो रहा है? W2 मतलब सेकंड के अंदर राइट हो रहा है, और फिर R ऑफ y 1 में, RY, WY, RY, WY और R1y। अब देखो T1 T2 इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? R1x, ठीक है? रीड ऑफ x, ओके, देन राइट ऑफ x, ओके, देन रीड ऑफ y। एक सेकेंड, गलत कर दिया ना? ये कहाँ पे आना है? ये 1 में आना है। तो आप टैली करते चलना, जैसे 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1, ठीक है? रीड राइट, रीड राइट, रीड, रीड राइट, रीड राइट, रीड, ऐसे एक बार कर लिया करो टैली, कुछ नहीं ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। रीड एक्स, फिर उसके बाद 1 में ही WX, उसके बाद रीड ऑफ Y 1 के अंदर ही, ठीक है? अब उसके बाद रीड ऑफ Y 2 के अंदर, नेक्स्ट राइट ऑफ Y। तो रीड एक्स, राइट एक्स, आर आर वाई एंड WY, ओके। अब देखते हैं, एक सेकेंड। और ये क्या है? 1 1 1
टू टू, 1 1 1 2 2, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, शेड्यूल्स लिख लिए, ठीक है, उसकी टेबल बना ली। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन निकालेंगे। तो इसके अलग निकालो, इसके अलग निकालो। ठीक है, तो इसके कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन लिखो S1 के। तो S1 के कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कौन से आएँगे? रीड एक्स से कौन सा आएगा? देखो रीड एक्स से कोई मतलब आ ही नहीं रहा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा ना? देखो क्योंकि सारे y के हैं। राइट ऑफ एक्स का देखो, देखो इसमें भी नहीं आएगा, y का भी नहीं आएगा। नहीं, नहीं आएगा, 1 सेकंड रुको, धीरे-धीरे करते हैं। आया, आया, ठीक है, मतलब नहीं आया, ये हो गया। अब ये रीड y, इसमें भी नहीं आएगा रीड। अब देखो ये वाला आएगा, राइट y से रीड y, ठीक है? तो ये लो, ये आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन आ गया, और इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन क्या है, W2y से R1y, y से R1y, और ये क्या आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस, ठीक है, ऑफ S1। देखते हैं S2 के कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। अब देखो RX है, तो देखो यहाँ पे तो कोई होगा नहीं, X से यहाँ पे भी नहीं होगा कोई, तो ये दोनों हो गए, इनमें नहीं आया, ठीक है? अब देखो, क्योंकि सेम डेटा आइटम होना चाहिए ना वहाँ पे, दूसरी साइड। अब RY की बात करो तो इसमें नहीं होगा, ठीक है? लेकिन RY से WY, RY से WY ये होगा ना? तो इसका क्या आया हमारा, R1Y से आपका क्या आ रहा है, W2Y। थोड़ा साइड करता हूँ, R1Y से W2Y। तो क्या ये हमारा होगा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आया, W2Y से R1Y, यानी कि T2 से T1, और यहाँ पे क्या आया, R1Y से W2Y, यहाँ पे आया आपका T1 से T2। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है? ये आपका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे 1 था, तो एक ही की बात करेंगे, तो यहाँ पे सेम नहीं है ना? बट अगर आपके 4-5 है, तो उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ठीक है? हमने देखा था अभी डेफिनेशन में, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, नॉट नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है? तो जल्दी से करते हैं अब। तो T1 T2, ठीक है? तो यहाँ पे R ऑफ A, ठीक है, R ऑफ A, फिर 1 में ही WA, नेक्स्ट 2 में RA, राइट A, RB और WB। T1 T2, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ठीक है? तो T1, अब S2 में देखो, T1 में क्या आ रहा है, R ऑफ A, R ऑफ A, रीड ऑफ A, राइट ऑफ A, ठीक है? और इसमें फिर सेकंड में आ रहा है रीड ऑफ A, रीड ऑफ A, फिर 1 में B, रीड ऑफ B, फिर 2 में राइट ऑफ A, और फिर 1 में राइट ऑफ B। तो देखो, R, R, ठीक है? अब 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1, इसमें R W R R, ठीक है?
112121 112121 तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस लिखेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस किसके लिए लिख रहा हूँ, S1 के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, रीड ए से रीड ए नहीं आएगा, रीड ए से राइट ए आ जाएगा। तो R1A से आपका आया W2A। ठीक है, सेकंड देखो अब, नहीं तो एक काम करता हूँ, स्पेस जैसे यहाँ पे कम है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। वैसे भी अलग अलग ही निकालना होता है, बस सेम आना चाहिए ऑर्डर। मैं इसको पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अब इसका आराम से लिखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा आया, R1A से W2A। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो WA से, तो ये दोनों आएंगे, रीड ऑफ ए, तो क्या क्या W1A से R2A, W1A से W2A। फोर्थ देखते हैं। ठीक है, तो ये और ये आ गया। रीड ए से देखते हैं, नहीं है कोई। ठीक है, और राइट ए से भी कोई नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया, हमारा वही बदल गया, डेटा आइटम ही बदल गया। तो यही तीन आएंगे। तो अब इसमें देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। तो रीड ऑफ ए से रीड ऑफ ए नहीं होगा, रीड ऑफ ए से राइट ऑफ ए होगा। तो रीड ऑफ ए R1A से W2A। ठीक है, ये W2A आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट को देखो WA, तो ये दोनों होंगे, W1A से R2A, W1A से W2A। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, इसके साथ ये और ये तीन हो गए। अब रीड ऑफ ए के लिए देखो, तो बी है। ठीक है, बी के लिए देखो, यहाँ ए है। तो देखो अब यहाँ पे बी है सारे और यहाँ पे है, तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखो हम मैच करेंगे, क्या हमारा ऑर्डर सीक्वेंस सेम आया है और कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन सेम है या नहीं है। ठीक है, अब देखो R1A से W2A, R1A से W2A, देखो R1A से W2A। ठीक है, ये लो। अब नेक्स्ट देखो कौन सा है, एक सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट क्या, W1A से R2A। तो देखो W1A से R2A। नेक्स्ट क्या, W1A से W2A, W1A से W2A। तो क्या है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम। ठीक है, तो जैसे ये क्या था, ये आपका 1 से 2 था, T1 से T2 था ना, T1 से T2। तो सारी आपके T1 से T2 हैं, T1 से T2। ये भी वही है और ये भी वही है, और इसमें क्या है, T1 से T2, ये भी वही है। ये भी 1 से 2 है और ये भी 1 से 2 है। तो अब क्या कहेंगे हम, जब सेम आ गया सब कुछ, हम बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब समझ आया आपको इसका मीनिंग क्या था, जो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हम बार बार टर्म यूज कर रहे थे, आप इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट और देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। डेफिनेशन देखो मैंने क्या कहा था, conflicting operations and both the schedules must be executed in the same order. A schedule is said to be conflict serializable if it is conflict equivalent. ठीक है, conflict equivalent to a serial schedule। तो क्या होना चाहिए, वो conflict equivalent होना चाहिए serial schedule के। तो अब इनमें से क्या होगा, अगर कोई भी, जैसे कोई भी शेड्यूल है कॉन्करेंट, ठीक है, अगर ये किसी सीरियल शेड्यूल के क्या आ जाए, इक्विवेलेंट आ जाए, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट आ जाए, तो उससे हम क्या कहेंगे,
उससे भी हम यही कहेंगे कि वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है? तो आप चेक कर सकते हो। तो अब एक इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं। इफ S1 S2 schedule are conflict equal, then precedence graph of S1 and S2 must be same. If S1 S2 schedule are conflict equal, अगर हमारे S1 S2 कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है तो उनका प्रोसीडेंस ग्राफ सेम बनेगा ही बनेगा, बट इसका अपोजिट सेम नहीं है। मतलब इसका अपोजिट जरूरी नहीं कि ट्रू हो। कैसे देखते हैं? इफ S1 and S2 have precedence graph same, अगर हमारा S1 and S2 have precedence graph same, then S1 and S2 may not conflict equal, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करो, हैव सेम लिखा हुआ है ना, सेम। इफ S1 and S2 हैव सेम प्रेसिडेंस ग्राफ, अगर इनका प्रेसिडेंस ग्राफ सेम है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि S1 and S2 कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होंगे। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है ये, डब्ल्यू ए रीड है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देखो हो रहा है ना, इसमें राइट रीड का हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। तो अब इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है, T1 से T2 का है, ठीक है, और इसमें भी T1 से T2 का है। तो अब इन दोनों के ग्राफ कैसे बनेंगे, T1 से T2 और ये भी T1 से T2। T1 से T2, ठीक है, तो ग्राफ सेम है। बट अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसमें क्या है, W1C से R2C, इसमें क्या है, W1A से, इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस, और इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस W1A से R2A। तो देखो W1A से R2A और W1C से R2C, तो जो नहीं हुआ ना ऐसा। अगर हमारा देखो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है, जैसे हमारे क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल थे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट थे, तो इनका ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है, ये बात सही है, ये होल्ड करती है। बट एट द सेम टाइम अगर हम इसके रिवर्स की बात करें, तो अगर हमारा ग्राफ सेम बना है तो ज़रूरी नहीं है वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट भी होंगे, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट होना भी ज़रूरी नहीं है अगर ग्राफ सेम हो। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है? मैंने प्रूफ भी किया अभी, तो एक आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, फिर ट्राई करके देखना, ठीक है? मतलब आपको बताना है कि कोई ये जो सीरियल शेड्यूल्स गिवन है, मतलब सीरियल नहीं, नॉन सीरियल शेड्यूल्स है ना ये, 1 2, हाँ, तो जो नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं, ये क्या होगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? कमेंट डाउन करके बताना, अगर आएगा येस तो येस लिख देना, नहीं आएगा तो नो लिख देना, ठीक है? थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार दोबारा जल्दी से समरी कर लेते हैं। एक ही स्लाइड खोलता हूँ, कौन सी है, 3 मेथड वाली जो मैंने बताई थी, ठीक है? तो बेसिक कंसेप्ट में हमने क्या सीखा, बेसिक कंसेप्ट में हमने सीखा कि अगर कोई भी 2 शेड्यूल्स हैं, अगर वो स्वैप करके सीरियल में कन्वर्ट होना है, तो हम क्या कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है? दूसरा हमने देखा प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड, CNC, ठीक है? बार-बार बोल रहा हूँ, CNC, साइकिल आ गई तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, ठीक है? अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एनी सीरियल शेड्यूल, अगर कोई भी शेड्यूल हमारा कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है, अभी देखा हमने कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है कहते हैं, ठीक है? अगर वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है किसी सीरियल शेड्यूल के, किसी भी, आप चेक करना, जैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है, एग्जांपल उठा के देखना खुद से, आप चेक करना, जैसे T1 T2, ठीक है? कोई 2 ट्रांज़ैक्शन वाला ही देख लेना एग्जांपल, T2 T1, अगर इसमें से वो किसी भी एक भी सीरियल शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है, तो क्या होगा, तब भी वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। तो आप इसको 3 मेथड से समझ सकते हो, बट मैं बार-बार कह रहा हूँ, प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड ही आपको एग्जाम में करना है। आपका सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा ना, तो आप क्या करोगे, प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड ही करोगे। ये दो बाकी मेथड कौन से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है, ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको समझना है, इसलिए में चीज़ें समझनी है, ठीक है? वरना मार्क्स तो आप मतलब कितना रट के भी ला सकते हो, क्रैम करके भी ला सकते हो, ठीक है? ये दोनों समझाने के लिए थे, ठीक है? समझाने के लिए थे ये दोनों, बट ठीक है? ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या फिर मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, लेकिन ये दोनों अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको तीनों समझ आए होंगे, ठीक है? थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।